हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने पांचवें लेसन प्लान को बनाएंगे जो हमारे विषय विज्ञान का है और आज का हमारा प्रकरण है मापन। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना या लेसन प्लान संख्या अपना डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमारा यह पांचवा लेसन प्लान है। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो मैंने आपको बताया है, आपको विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी हुई है या आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम आपको बताया जाएगा। फिर देखिए, आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र और अवधि रहेगा। तो देखिए, इसमें आपका विषय है विज्ञान और उपविषय में आप भौतिक विज्ञान लिखेंगे और प्रकरण आपका क्या रहेगा, मापन। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो देखिए, जो समान उद्देश्य होता है वह हमारा विषय के लिए होता है समान उद्देश्य। तो देखिए, समान उद्देश्य यानी जो आप जो छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय का क्या उद्देश्य है आपका। तो यहाँ पे देखिए, पहला होगा छात्रों को भौतिक विज्ञान संबंधी संप्रत्ययों तथा सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, भौतिक विज्ञान के ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, भौतिक विज्ञान में विद्यार्थियों का रुचि उत्पन्न करना। चौथा हमारा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना। और पांचवा हमारा है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान के महत्व का ज्ञान कराना। यानी जो आपका समान उद्देश्य जो होता है वो आपके विषय यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से उस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारा प्रकरण से संबंधित होता है और प्रकरण जो है आपका सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, जिसके कारण हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बदलता रहता है। अगर आपने पहले लेसन प्लान में अपना समान उद्देश्य लिख लिया है, वो आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपने पहले लेसन प्लान में लिख लिया है तो आप बाद वाले लेसन प्लान जो उसमें बनाएंगे उसी सब्जेक्ट के, उसमें आप पूर्ववत लिख सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप फिर से उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, आप यहाँ लिख लेंगे। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुक्रियात्मक उद्देश्य या सिर्फ क्रियात्मक उद्देश्य आप लोग लिखेंगे। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी कि जो छात्र हैं विशिष्ट उद्देश्य जो होता है यानी जो प्रकरण है आपका उसको पढ़ने से क्या ज्ञान मिलेगा छात्रों को। तो देखिए, विद्यार्थी मापन की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मापन को जान सकेंगे। और यहाँ आता है बोधात्मक यानी बोध मतलब होता है समझना, यानी क्या समझेंगे छात्र, तो विद्यार्थी मापन का वर्गीकरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मापन को समझ सकेंगे। अब तीसरा आता है हमारा अनुक्रियात्मक। तो जो अनुक्रियात्मक होता है यानी जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, अनुक्रियात्मक में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है हमारा विद्यार्थी मापन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मापन की पुष्टि कर सकेंगे। अब देखिए, आता है हमारा सहायक सामग्री। तो देखिए, सहायक सामग्री में आप स्केल, घड़ी, चौक, डस्टर, पुस्तक, लपेट श्यामपट्ट, यह सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। जैसे चार्ट, चित्र, वो उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का आप प्रयोग प्रकरण के संबंध में करेंगे वो आपकी किस में आएंगी, सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। अब आता है हमारा शिक्षण बिंदु। तो जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षण बिंदु में आप जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में आपको क्या लिखना होता है कि जो आपका प्रकरण है उसके विषय में छात्रों को पहले से जानकारी है अथवा नहीं है। तो देखिए, छात्र छात्राएं नापने की क्रिया की सामान्य जानकारी रखते हैं एवं घड़ी देखकर समय बताना जानते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसी से लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय
आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रस्तावना प्रश्न है आपका क्रम से हो, प्रकरण से संबंधित हो, प्रकरण से बाहर ना हो, और इसमें जो श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए यानी क्रम से होने चाहिए, और छात्रों के जो पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। इनके फालतू प्रश्नों को इसमें नहीं रखना चाहिए। जैसे इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा छात्रा अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। यहाँ पे आप छात्रा अध्यापिका क्रिया भी कर सकते हैं यदि छात्रा है तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, कपड़ा सिलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दर्जी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दर्जी आपके कपड़े सिलने से पहले क्या करता है? तो फीता से नापता है। तीसरा प्रश्न, नापने की क्रिया को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो मापन कहा जाता है। और चौथा प्रश्न हमारा, मापन क्या है? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है उद्देश्य कथन। तो देखिए उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? उद्देश्य कथन इसलिए हम लोग करते हैं कि जो छात्र हैं उनको बताया जा सके कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे आज हम लोग मापन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन करते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जब उद्देश्य कथन कर रहे हैं तो आप उत्साह, आपके अंदर जो है उत्साह हो, ऊर्जावान हो, क्योंकि अगर आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह नहीं होगा तो आपको देखकर जो छात्र हैं हतोत्साहित होंगे और उनका जो ध्यान है वो कक्षा में नहीं रहेगा, इधर उधर भटकेगा या कक्षा से बाहर। ठीक है, अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो देखिए जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना होता है, अगर आप अपने प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में तोड़कर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे क्या? अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया जाएगा या जा रहा है। अगर आप एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाते हैं तो आपको प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप शिक्षण जो आपका टीचिंग लगती है तो आपके जो अध्यापक लोग होते हैं वो कक्षा में आपका निरीक्षण करते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका जो उत्साह का लेवल है वो कैसा है। बहुत सारी चीज़ें जो है कक्षा में जो आपके अध्यापक हैं वो आपका ध्यान में देते हैं कि आपने किन कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, किन कौशल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किताब का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, किताब को कैसे पकड़ रहे हैं। यह सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके जो अध्यापक हैं आपके शिक्षण के दौरान आपका निरीक्षण करते हैं। तो देखिए इसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका शिक्षण बिंदु होगा पहला। दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया। तीसरा छात्र क्रिया, और चौथा हो जाएगा हमारा क्या? श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे क्या? हेडिंग आपकी होगी मापन की आवश्यकता। छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे आप और लिखेंगे क्या? मापन हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। आप सब जब स्कूल जाते हैं तो घड़ी से समय देखकर जाते हैं। इसी प्रकार जब बुखार होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार भी नापते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए आप लोग, छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। प्रकार जब बुखार होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार भी नापते हैं। बुखार को 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य में आपका यथार्थ ज्ञान के लिए मापन आवश्यक है। अब देखिए आप मूल्यांकन प्रश्न आता है, यहाँ आप मूल्यांकन प्रश्न न लिखकर आप लोग यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, क्योंकि जो प्रकरण है आप पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछते हैं कि जो छात्रों को क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, यह सब जानने के लिए बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न की जगह आप लोग बोध प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है बुखार को किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से। दूसरा प्रश्न है बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बशर्ते आप प्रकरण से ही संबंधित, यानी जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसी से आपको प्रश्न को पूछना है, बाहर से इसमें प्रश्नों को नहीं रखना है। दूसरा प्रश्न है लंबाई को किस में मापते हैं? तो मीटर में। तीसरा समय को किस में मापते हैं? सेकंड में।
चौथा है आयताकार सतह का क्षेत्रफल कैसे मापते हैं। तो ये क्या होगा छात्रों के लिए समस्यात्मक होगा। समस्यात्मक प्रश्न यहाँ लिखेंगे आप लोग और जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। तो देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा आयताकार सतह की माप। स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग छात्र अध्यापक क्रिया में। फिर लिखेंगे आप लोग किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए सर्वप्रथम उसकी लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं। तत्पश्चात लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके उत्तर लिख देते हैं। यदि लंबाई तथा चौड़ाई को मीटर में मापते हैं तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। और ये देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यह चित्र आप लोग बना सकते हैं। तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार किसी वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वर्ग की किसी एक भुजा की लंबाई मापते हैं। फिर भुजा का वर्ग निकालकर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे किसी कमरे घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए उसके लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का आपस में गुणा कर देते हैं। यदि सभी माप मीटर में लिया गया हो तो गुणनफल घन मीटर यानी मीटर क्यूब में आयतन होता है। इसी तरह द्रव्य पदार्थों जैसे पानी दूध तथा तेल आदि का आयतन लीटर में मापते हैं। यहाँ देखिए 1 घन मीटर में 1000 लीटर के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं फिर से छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और श्यामपट्ट कार्य में आप लोग ये चित्र बना लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। फिर ये आपका आता है घनाभ। ये घनाभ का चित्र बना लेंगे आप लोग। घनाभ का आयतन आप लोग लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसका भी चित्र आप लोग बना लेंगे। 1 लीटर दूध यानी 1 मीटर क्यूब में आपका क्या होगा 1000 लीटर होगा। फिर से आपका मूल्यांकन प्रश्न के स्थान पर आप बोध प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। दूसरा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तीसरा द्रव्य पदार्थ को किस में मापते हैं तो लीटर में। आयतन क्या होता है तो वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं आयतन कहते हैं। छात्रों का उत्तर है। अब आता है हमारा पुनर्मूल्यांकन प्रश्न। इसके स्थान पे आप लोग क्या लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है पुनर्मूल्यांकन के स्थान पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा बुखार किस में मापा जाता है। दूसरा प्रश्न समय का मात्रक क्या होता है। तीसरा प्रश्न द्रव्यमान को किस में मापते हैं। चौथा प्रश्न लंबाई किस में मापते हैं। जब आप लोग या आपका पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा उसके बाद आता है आपका लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो छात्र अध्यापक होते हैं तो जो श्यामपट्ट पर लिखे होते हैं वो छात्रों को निर्देश देते हैं कि उसे अपनी कॉपी में लिखें और पूरी कक्षा का घूमकर निरीक्षण करते हैं। जैसे छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए बोलेंगे और कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखिए आप अपने अकॉर्डिंग छात्रों को कोई भी कार्य घर से करने को दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या द्रव्य को किस में मापते हैं। दूसरा समय का मात्रक क्या है। तीसरा द्रव्यमान का मात्रक क्या है। चौथा बुखार मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग हमारी किसकी है समीक्षा की है। समीक्षा हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान पे टिप्पणी की जाती है कि जो आपके लेसन प्लान है उसमें क्या त्रुटियां हैं, उसमें किन कौशलों का प्रयोग किया गया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।